प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सिया राम। असल में जो आप कोई सीरियल कार्यक्रम दूरदर्शन पे टीवी पे आप देखते हैं, अब तो टीवी इर्रिलेवेंट टाइप की हो गई है। मोबाइल में ही आप कोई वेब सीरीज या पिक्चर या कुछ भी देखते हैं या हमारा यही चैनल देखते हैं, थोड़े समय के बाद विज्ञापन आ जाता है, ब्रेक। इस ब्रेक के बाद हम पुनः मिलते हैं। मैंने देखा कि अगर आप अनवरत प्रयास कर रहे हैं, स्टडी हो, कोई आपका डेली रूटीन बिजनेस हो, डेली रूटीन ड्यूटी ही हो, तो उसमें संडे का जो केवल छुट्टी नहीं है, वास्तव में वो एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद ऊर्जा जनरेट होती है। मैंने अपने कार्यक्रमों में सैटरडे और संडे को क्वेरी का लिखा है, लेकिन इस बीच में हायर जुडिशरी का मेंस निकट होने की वजह से संडे का दिन भी शाम को लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर बनाने में चला जाता है। अब अगर आपसे मैं ये कहूँ कि शुक्रवार का भी दिन हमें दे दीजिए और केवल सोम मंगल बुध वीक है, 4 दिन मैं क्लास दे पाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब 2 क्लास ही आपको मिल जाएगी अल्टरनेट, 2 क्लास जीएस की और 2 क्लास रिकॉर्डेड लॉ के क्लास की। वैसे जो टोटल पेपर्स हैं जो 60 हैं, उसमें से छोटे बड़े एक्ट पर रिकॉर्डेड क्लास देना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लगभग असंभव सा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा, जितना जब तक एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो जाती है और उसके 10 दिन बाद तक जितना पढ़ा पाऊँगा पढ़ाऊँगा, अन्यथा मैं कोशिश करूँगा कुछ क्वेश्चन पेपर अरेंज करके आपको पहुँचा दूँ बचे हुए का। तो क्योंकि मुझे अपना भी करियर देखना है और आपका तो, आप सब लोगों का तो प्रॉमिस है ही। ये सिर्फ उन्हीं चंद अधिवक्ता साथियों के लिए है जिन्होंने हायर जुडिशरी के लिए रिकॉर्डेड क्लास को सारे केस लॉ पर, सारे सब्जेक्ट पर चाहा है। ये लगभग असंभव सा है, लेकिन मैं, और आप ये भी देख रहे हैं, मैं कोई क्लास यूं ही नहीं दे रहा कि आपको मूर्ख बनाने के उद्देश्य से, या तो दूंगा ही नहीं या तो उसमें ठोस चीज़ें मौजूद रहेंगी। मैं ये कह रहा था, इतने चक्रीय कार्यक्रमों में अगर 4 दिन का भी अंतर लें तो हफ्ते में केवल 2 क्लास आपको मिल पाएगी, या अगर हर दिन एक एक्ट समाप्त करें तो 2 एक्ट, हम 15 एक्ट पर बढ़ गए हैं, यानी 60 में से 15 निकाल दीजिए तो 45 एक्ट मुझे पढ़ाने हैं। और 45 एक्ट में अगर हम हर एक्ट में एक क्लास ख़त्म कर दें तो मुझे 45/2, ये 46/2 कर दीजिए, तो हमारे लिए होना चाहिए करीब 20 दिन, 22 दिन, 23 दिन। तो ये संभव है। तो अब मैं आज ये विचार कर रहा हूँ और आप सभी लोगों से कहूँगा जो हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हैं, और उनको केवल सोम मंगल बुध बृहस्पति 4 दिन ही क्लास मिलेंगी। शुक्र शनिश्चर और संडे 3 दिन क्वेरी पे जाएगा। आप अगर हमारे क्वेरी के क्लास से नहीं जुड़े हैं तो आप अपने लिए चिंता ना करें। हम आपको जितने, जैसे 50 क्लास मैंने जीएस के लिए कहा है, तो वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, भले 2-2 करके जाएगी। आप जानते हैं, हमने उसमें से 50 में से लगभग हम 10वें क्लास पर पहुंच गए हैं, 40 क्लास बची है। 40 क्लास का मतलब मुझे 20 दिन चाहिए। ये तो हुआ भाई, एक 40 क्लास का मतलब 40 दिन चाहिए, और 40 दिन का मतलब ये हुआ कि हफ्ते में अगर हम 4 क्लास दे रहे हैं तो 10 में काम हो जाएगा। एक हफ्ते में, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 3 12, यानी 3 महीने तक जाते जाते हम आराम से कर लेंगे। 4 दिन ही दें, तो आपको इसमें सहमति रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेरी वाले काम में मेहनत ज़्यादा पड़ती है। उसमें कापियाँ जो आती हैं उनके प्रति मेरा उत्तरदायित्व तो अधिक है। तो इसीलिए शायद इसी वजह से मौनी अमावस्या का दिन अस्तित्व ने चुप रहने में हमें खपा दिया।
हमने सैटरडे के दिन, संडे को मौनी अमावस्या थी, सैटरडे को दिन अपनी 2 अधिवक्ता बहनों की एपीओ की कॉपी चेक करी थी और संडे के दिन मैं क्वेश्चन पेपर बनाने में लगा। लेकिन इतना ऊर्जा लगती है अगर आप व्यवस्थित ढंग से उस अधिवक्ता बंधु या बहन को बताना चाहते हैं, उसकी गलतियों को इंगित करना चाहते हैं। काफ़ी जो ऑनलाइन के अभ्यस्त नहीं हैं, जो इस प्रोसेस को नहीं समझते हैं, उनको तो ये पल्ले ही नहीं पड़ता होगा कि कैसे ऑनलाइन में कॉपी चेक हो जाती है यार। ऐसे मूढ़ों को समझाया नहीं जा सकता। वो कहते नहीं, राणा टिग्रीना वाली हाल है, कुएं का मेढक ही कुएं को ही संसार समझ बैठता है। आज बात करेंगे, जैसे आप मेंस परीक्षा में जो फर्स्ट पेपर लॉ का है हायर जुडिशरी में, और लगभग जूनियर डिवीजन में भी जो पेपर आपका जीएस के बाद लॉ का फर्स्ट पेपर, जिसमें पार्टनरशिप एक्ट आता है, जिसमें वो सुखाधिकार अधिनियम आता है, माइनर लॉ सारे आते हैं, उसके प्रति उस पेपर में आप इतना नंबर लेके आएँ, चाहे जूनियर डिवीजन में या एचजेएस में, यहाँ एपीओ की बात नहीं होगी, ये पेपर एपीओ में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़कर, कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्होंने केवल प्री में रखा है, मेंस में नहीं रखा है। ध्यान दीजिए, एपीओ के सिलेबस में केवल प्री में उन्होंने 10 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन रखा है, लेकिन मेंस में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रखा है। रखना चाहिए था, बिहार वगैरह में है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो इसलिए इस पॉइंट पे आज की बात जो इसके आगे मैं करने जा रहा हूँ, इसमें केवल 2 अधिवक्ता साथी, 2 कैटेगरी के अधिवक्ता साथी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप जूनियर डिवीजन में चांस है और एचजेएस दे रहे हैं मेंस। तो आपको चाहिए कुछ चंद पेपर पर, जो पेपर में समस्या आधारित सवाल आते हैं, जैसे ये सवाल अपकृत विधि और संविदा विधि में दोनों में पूछे जाते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, ट्रस्ट में भी जमकर पूछा जाता है, पार्टनरशिप में जमकर पूछा जाता है, और हायर जुडिशरी में जो इसके अलावा और पेपर हैं, कुल 13 एक्ट है। तो आप वैसे भी देखें, यूपी जूनियर डिवीजन के सिलेबस में 11 एक्ट टोटल हैं, तो इसमें भी सूचना प्रौद्योगिकी जुड़ गया है, जो जूनियर डिवीजन में नहीं है। वो जीएस के प्रखंड में जरूर कुछ नए एक्ट उन्होंने जोड़ दिए हैं, लेकिन इस बार वो भी सिलेबस बदलने ही वाला है। कुछ अधिवक्ता साथियों ने जूनियर डिवीजन को लेकर आशंका प्रकट की है कि जो सुनवाई वर्तमान सीजीआई सूर्यकांत सर सुन रहे हैं, उसको लेकर के कहीं और डिले तो नहीं होगी वैकेंसी में। बिल्कुल नहीं। उसमें अगर कोई भी अर्जेंट ऐसा ऑर्डर आया, तो चूंकि बात प्रक्रिया की है, क्या निकाल देगा? विज्ञापन निकाल देगा, लास्ट में नोटिस निकाल देगा कि इसके इस वाले हिस्से को ये माना जाए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको सही मत मानना, केवल मैं इमेजिनेशन के आधार पर समझाना चाह रहा हूं कि अगर ऑर्डर ये जाए कि इसको विकल्पीय रखा जाए, मतलब इस शुरू के 3 साल में इसके अनुभव की जरूरत नहीं है, सभी लोग बैठे, तो उसके लिए भी एक अतिरिक्त नोटिस से काम चल जाएगा। और मेरा अंतरात्मा कहती है, जड़ से खारिज नहीं करेगा उच्चतम न्यायालय। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, इसमें भी कह रहा हूं, शिथिलन बरतेगा दिव्यांग कोटों के लिए। इस बार जो मौका नहीं पा रहे हैं, इन सबको सुन लेगा, लेकिन उसको अप्लाई रखेगा। उसकी वजह है, सारे हाई कोर्ट इस पर मानेंगे नहीं, और इतना आसान है नहीं। और ये जब तक जजमेंट आएगा, क्यों ऐसा संभव है? क्योंकि वर्तमान सीजीआई लगभग 2 साल, 1.5 साल तो नक्की वो रहेंगे। सीजीआई लंबा कार्यकाल है, तो अपने कार्यकाल में ही अगर उसको निपटाएं, तो भी इस सेशन की वैकेंसी, यानी 2026 की वैकेंसी किसी भी स्टेट की प्रभावित नहीं होगी। वह गवई सर के जजमेंट पे ही आएगी। बीच में अगर कोई ऑर्डर ऐसा पास हो जाता है, तो वो ये भी लिखेंगे कि यह प्रभाव पीछे की वैकेंसी पे नहीं पड़ेगा, आगे से पड़ेगा। और अगर ऐसा उचित मानते हैं कि पीछे वाले में भी इसको लागू किया जाए, तो सारे कमीशन, सारे हाई कोर्ट्स एक अतिरिक्त नोटिस निकालकर उसको अप्लाई कर देंगे। इसमें कोई बाधा नहीं है। आप मुगालते में ना रहें, धीमा ना पड़ जाएं, लोगों के भ्रम जाल में ना फंस जाएं, अरे यार अब तो गई फिर ये 1.5 साल के लिए। ये सब बातें आपको स्वीट पॉइजन जैसा काम करेंगी, जब आपको नवंबर दिसंबर में प्री देना पड़ेगा। जूनियर डिवीजन की बात कर रहा हूं। योगी बाबा किसी एंगल से कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं अपने यूपी को फोकस करके कह रहा हूं। एपीओ की बढ़ी हुई वैकेंसी भी आप देखेंगे,
कोई ताजुब नहीं अगर विडंबना के तौर पर कोई नया विज्ञापन दें एपीओ का, इसमें मैं इनकार नहीं करता, लेकिन मुझे सुविधाजनक यही लगता है कि इसी वैकेंसी में सीटों की वृद्धि कर दी जाए एपीओ को, जो मैं पहले कह भी चुका हूं। और जूनियर डिवीजन का विज्ञापन अगस्त के पहले हर हालत में आ जाए, कभी भी आ जाए, होली के बाद, और उसका परीक्षा के लिए दिसंबर में कोई डेट प्री की तय कर ली जाए, है तभी तो भाई नए साल में जज बनाए जा सकते हैं। वो 212 जो अटकी पड़ी हुई है, जो मैं अब कहता हूं लगभग 300 के आसपास आनी चाहिए, तो आप लोगों को भ्रमित नहीं होना। हम बात कर रहे थे कि लॉ फर्स्ट पेपर में जो माइनर लॉ पूछता है और जिसमें संविधान एक अहम रोल रखता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर और यूपीएचजीएस में सीपीसी भी रखा गया है। मैं क्लियर बता रहा हूं, इन 5-7 एक्ट पर अगर आपने फोकस किया तो क्या उच्चतर न्यायिक सेवा हो, पहले उच्चतर न्यायिक सेवा की बात करेंगे, उसके बाद जूनियर डिवीजन की बात करेंगे। आपको इन पेपरों को फर्स्ट पेपर लॉ में, लॉ का फर्स्ट पेपर, वैसे तो दूसरा पेपर होगा, लेकिन उच्चतर न्यायिक सेवा में लॉ का ये फर्स्ट पेपर होगा, जिसमें इन प्रश्न पत्रों पर अगर आपने गंभीर दृष्टि नहीं डाली तो आपकी लुटिया डूबेगी ही डूबेगी। सबसे मस्ट सीपीसी, सीपीसी के क्वेश्चन दमदार होंगे और अपेक्षा से ज्यादा होंगे। जितनी मोटी संहिता उसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन भी क्वेश्चन अपेक्षा से ज्यादा दिखेंगे आपको। जो न्यू लॉ के उसमें एक्ट हैं, जो 12-13 एक्ट हैं, जैसे न्याय शुल्क अधिनियम है, कोर्ट फीस एक्ट है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, ये जो चीजें फर्स्ट पेपर में हैं वो हैं तो प्रासंगिक, लेकिन सेकंड पायदान पर हैं। यानी अगर शरीर में रीढ़ की हड्डी ना हो तो शरीर का अस्तित्व क्या, वो आदमी लकवाग्रस्त माना जाएगा, कुछ काम कर सकता है, बेड पे पड़ा रहेगा, तो आपका नंबर निष्क्रिय हो जाएगा अगर इन 5-7 लॉ के मेजर पेपरों में आपने जोरदार काम नहीं किया। इनको पारंपरिक पेपर भी कह सकते हैं। नंबर 1 पर सीपीसी, नंबर 2 पे कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 3 पे संपत्ति अंतरण अधिनियम, नंबर 4 पे आप उसको हल्के में लें भारतीय संविदा अधिनियम और इसी में अपकृत्य विधि जोड़ लें। ठीक है, जो ट्रेडिशनल पेपर है उसी अनुक्रम में मैं कह रहा हूं, और इसमें हर पेपर में केवल थ्योरिटिकल सवाल पे ना जाएं, उसमें समस्या, जैसे संपत्ति अंतरण अधिनियम का हर सेक्शन समस्या से युक्त है। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 हर सेक्शन पे सवाल प्रॉब्लम बेस्ड बनेगा। आपसे समस्यागत सवाल जो कि एपीओ में पूछा जाता है जमकर, यहां क्यों पूछा जाता है, दिमाग दौड़ाइए, इसीलिए कि आप प्रैक्टिशनर्स हैं कि नहीं। जैसे सीनियर सिटीजन एक्ट जो जीके के पेपर के प्रखंड में है, मेंस में भी, यूपी जुडिशरी जूनियर डिवीजन की बात कर रहा हूं, वही सीनियर सिटीजन एक्ट यहां एचजेएस के विधि वाले प्रथम प्रश्न पत्र में है। स्त्री अशिष्ट चित्रण अधिनियम है, इनसे भी सवाल, एक सवाल तो मिनिमम, एक सवाल तो होएगा ही, एक्ट छूटेगा नहीं। हां, मैं इससे इनकार नहीं करता कि जैसे मान लीजिए कुल टोटल 16, 17 या 18, 13, 15 जो भी एक्ट है फर्स्ट पेपर में, उसमें से 3 से 4 एक्ट हाईकोर्ट छोड़ दे तो कोई ताजुब नहीं। वो ये नहीं लिखा है कि हर एक्ट से पूछूंगा, इसमें से पूछूंगा, ये छोड़ने वाली बात वो उसने अपने पास, जैसे प्री में उसने छोड़ा है, मैं मेंस में भी वो पेपर छोड़ दे तो इनकार नहीं करता, लेकिन आप ये नहीं तय कर सकते कि ये पेपर छोड़ देगा ही। वो मैं स्त्री अशिष्ट का नाम क्यों लिया, इतने आप देख रहे हैं महिलाओं पर अपराध और नई संहिताओं में महिलाओं और बच्चों पर अपराध का जो वरीयता क्रम में उनको पहले रखा है, इस सरकार की मंशा को समझते हैं। हाई कोर्ट में बैठे हुए न्यायमूर्ति गण, रजिस्ट्रार साहब या जो एक्सपर्ट, उनको दिशा निर्देश दिया जाएगा, पेपर में ये सब चीजें आनी चाहिए। असल में जिस सरकार में, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार से सार्वजनिक रूप से और स्टेट सरकार से हाई कोर्ट प्रभावित होता है। हाई कोर्ट की पॉलिसी को जरूर, जैसे आप जीके का पेपर जो फर्स्ट वाला होगा जो लैंग्वेज के साथ है, आप जीके जो 50 नंबर का पाएंगे उसमें 10 नंबर लगभग यूपी स्पेशल पाएंगे। योगी जी ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं,
आपको आश्चर्य लगेगा कि आप इस पर अगर फोकस करें तो जीएस में आप बेटर कर सकते हैं। वैसे यूपी में जैसे धर्म परिवर्तन एक्ट योगी जी लाए, आपने देखा वो लगातार चेंज कर रहे हैं। SRA का 2018 का स्टेट गवर्नमेंट का परिवर्तन, सेंट्रल गवर्नमेंट जो करती है। सीपीसी में एक अच्छा ट्रेंड है। माननीय उच्च न्यायालय बेयर एक्ट में सेंट्रल एक्ट नहीं पूछता। अगर हाई कोर्ट इलाहाबाद पूछेगा तो वह सेक्शन जरूर पूछ लेगा जो उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त अलग संशोधन से लागू है। ये क्यों चेक करता है? ताकि आपके प्रैक्टिस करने के वास्तविक तजुर्बे का पता लगाया जा सके। ओरली वो लेटर पूछ लेता है कि आपको मेंटेनेंस के लिए अर्जी लगानी है, अर्जी तैयार कीजिए। मतलब निहायत व्यवहारिक चीज, वो आपको बेयर एक्ट में या किसी किताब में स्पेशली नहीं मिलती। तो वहां आपका सेंस ऑफ ह्यूमर चेक होगा। तो ये जो मैंने बताया ये मेजर लॉ, और उसी क्रम में इसको तो धुआं कर दीजिएगा। नहीं तो वहां तो लाले हैं कि फर्स्ट पेपर में 40 नंबर कैसे मिल जाए। लेकिन फर्स्ट पेपर में अगर आप लीड नहीं लेंगे, यानी लॉ के तीनों प्रश्न पत्रों में अगर लीड नहीं लेंगे, 40% को ही दिमाग में रखेंगे, तो टोटल का एग्रीगेट 45% कैसे आएगा भाई? बताइए कैसे आएगा? इसलिए आपको चाहिए कि ये अगर मोटा दिमाग रख के चल रहे हैं कि 45 से 50 नंबर हम लेंगे फर्स्ट पेपर में, जो 100 नंबर का है जिसमें 40% अनिवार्य है, तो फर्स्ट पेपर में उसकी भरपाई करेंगे। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हमारे तो कुछ सूरमा ऐसे हैं, जब वो लैंग्वेज वाला टेस्ट पेपर नहीं करना चाह रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ले आए हैं कटरा से खरीद के 3 ठौर, अब नाम नहीं लेंगे, खूब गंगा राउताइन बने हैं। इतना बोका नंबर आपको मिलेगा जिसका अंदाजा नहीं है, अगर किसी से कह ना सकते। तो उस पर आप स्ट्रेटेजिकल जब तैयारी करेंगे तब आप लीड ले लेंगे, और उसी व्यक्ति को हाई कोर्ट इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। अब बात करेंगे जूनियर डिवीजन के बच्चों को, जो वो 9 एक्ट उन्होंने रखे हैं जो सामान्य ज्ञान के पेपर में प्री वाले हिस्से में आते हैं। आपको चाहिए उसके मास्टर बने, उसके मास्टर बने। आप जानते हैं वही सामान्य ज्ञान के पेपर में मेंस में भी वो हैं। और आप ये क्यों नहीं समझते, भले सामान्य ज्ञान में वो एक्ट पूछे गए जा रहे हैं, रखे गए हैं, लेकिन आपका जो 200 नंबर का जीएस आता है, मेंस में बात कर रहा हूं, जहां तक मैं, अगर दिमाग मेरा डिसमिस नहीं है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो उस 200 में आपको जो ये 50 नंबर का लगभग पूछता है, ये वो जो 9 एक्ट से पूछता है। आप उसका रोल देखिए जीएस वाले पेपर में। यही जीएस को मैं कह रहा हूं हायर जुडिशरी में रुलाएगा, और यही जीएस 2026 में और 27 में जब इंटरव्यू देने के लिए बुलाए जाएंगे, आपका जो मित्र या बहन अधिवक्ता इंटरव्यू के लिए कॉल होएगी, वो इसी जीएस वाले प्रश्न पत्रवा में जो 200 नंबर का है, जिसमें 50 नंबर तो केवल किसके लिए है, वो 9 एक्टवे, अब की हो सकता और बढ़ा दे और कुछ पेपर ठूस दे, संभव है, मैं इनकार नहीं कर रहा। तो इसका एक ऐसा सेक्टर है भाई, जीएस एक अनसर्टेन एरिया है, लेकिन एक्ट तो क्लियर है। कैसो भी सवाल बनाए विद केसला, शानदार आंसर राइटिंग, मतलब हर एक्ट पर 15-15 सवाल अपने हाथ से बनाइए और रट्टा मार जाइए, मीडियम कोई भी हो। बगैर रटे अगर आप लिखेंगे, मैं ये करता था इसीलिए मैं बाहर बैठा हूं, जिन लोगों को मैंने अंदर देखा उनमें पाया वो सिर्फ नोट्स ही नहीं बनाते थे, रटते थे, रट्टू तोता, बना के नहीं लिखना है वहां। मतलब मेरे समझे समझाए नंबर 1 पर तथ्यात्मक फैक्चुअल दर्शन है, सबसे फैक्ट, गणित से भी ज्यादा दर्शन है, उसके बाद गणित है, उसके बाद संस्कृत है, उसके बाद लॉ है, आई बात समझ में, उसके बाद ज्योग्राफी है, तब भौतिक विज्ञान है। इतना फैक्ट है, मतलब यहां कल्पना नहीं चलती। और जैसे लिटरेचर में घुसेंगे तो चलिए चलते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं लालित्य दिखाते हैं, चाहे इंग्लिश का लिटरेचर हो चाहे हिंदी का लिटरेचर हो, वो निबंधात्मक हो जाता है। लेकिन ये आंसर ऐसा नहीं होता कि आप कुछ और लिख देंगे तो भी नंबर पा जाएंगे। कोई प्रॉब्लम, मान लीजिए एनआईए एक्ट पे कोई प्रॉब्लम है या सीनियर सिटीजन एक्ट पे कोई प्रॉब्लम बना के ट्रायल पूछा जा रहा है, अब वो ट्रायल उसका कुछ और, उसका कुछ और, उसका कुछ और होगा, बिल्कुल नहीं। जजमेंट के लिए जुरिडिक्शन एक ही कोर्ट रखेगी भाई, गलत कहूं तो बताइए।
तो आप पाएंगे नंबर 1 पर फैक्चुअल सबसे ज़्यादा गणित वाला भी दर्शन है। दर्शन में मनगढ़ंत एक शब्द नहीं चलता। उसके बाद नंबर आता है गणित और उसके बाद संस्कृत, इसके बाद ये विधि। ये चारों पेपर ब्रह्मांड के, विश्व के ऐसे प्रश्न पत्र हैं जिनमें गणित की तरह सबसे ज्यादा चर्चा गणित की होती है कि 2 धन 2 बराबर 4। वो तो दर्शन कहता है कि 4 बूंद पानी बराबर 1 बूंद पानी। आई बात समझ में? तो ये रेने देकार्त हो, चाहे भास्कराचार्य हो, चाहे श्रीधराचार्य हो, और चाहे आपके अपने विधि के दर्शन में कौन हो, हाब्स हो, रूसो हो, ऑस्टिन हो, ये जो विद्वान हैं विधिशास्त्री, रॉल्स हो। कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने विधि को निर्मित किया, और आप हैरान नहीं होते, बीएनएस की व्यवस्थाएं, आईपीसी आप पढ़ के आए हैं, बीएनएस की व्यवस्थाओं में कोई ऑफेंस को कोर्ट में प्रूफ करने के लिए अपराध रूपी जंजीर की सारी कड़ी फुलफिल होनी चाहिए, चाहे मामला सरकमस्टेंस बिजनेस का हो चाहे ना हो। आज के वीडियो में बस इतना ही, समझ गए? कल फिर मिलेंगे। हमारे कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए हमारा नंबर 7705090393 है। अगर चैनल पे नए हैं